टीवी पर कम पढ़े लिखे लोग लड़ते हैं टीवी में, वो सिर्फ गालियां देते हैं, सामने के ऊपर हमलावर होते हैं। जब आप हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू तो शास्त्र वाला व्यक्ति है भाई, हम तो शास्त्रार्थ वाले व्यक्ति है। हमारे लिए तो कुछ भी है तो उसको काटेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, हमारे यहाँ तो परंपरा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी कार्यालय जो अपना प्रवक्ता भेजती है वो लाइव अप्रेजल करती रहती है। हाँ, ये अच्छा शब्द आपने दिया। उसी क्या समय लाइव अप्रेजल चल रहा है। लिबरल से कट्टर धरती पर कोई होता है, कट्टर से कट्टर आदमी भी थोड़ी देर आप उसको समझाइए तो मान जाता है। जो लिबरल है उसको आप समझाइए, सारी बात समझ लेगा, कहे कि पंचों की राय सर माथे लेकिन परनाला तो यहीं गिरे। कृषि कानून आया तो सबने कहा बहुत बढ़िया है, हमने भी कहा बहुत बढ़िया है। जो ताकत आपने इंडस्ट्री को दी थी वो आप खेती के क्षेत्र में दे। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी अचानक दिन आए, मेरी तपस्या में कमी रह गई, वापस ले लिया। जो लोग कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है कृषि कानून, वही सब पलट गए, कहे मोदी जी ने जो वापस लिया कृषि कानून ये मास्टर स्ट्रोक। जिस दिन ये हटा था मैंने सभी टीवी चैनलों पर कहा ये मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल का काला है। राहुल गांधी ने जाति वाले मामले पर पूरे देश में किया कि जाति जनगणना कराइए। पहले सरकार अनिच्छुक थी, फिर अचानक से उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि जाति जनगणना कराएं। तो ये क्या माना जाए, दबाव है, ये करेक्शन है, क्या है? बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा राहुल गांधी दबाव, इसको मानिए। भाजपा के लोग भले न माने, सरकार के लोग भले न माने, जाति जनगणना राहुल गांधी का दबाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज ये मार्केट इकोनॉमी से थोड़ा हटकर पॉलिटिक्स पे होगा। समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट से हमारा, चाहे वो मार्केट हो, इकोनॉमी हो, सब चीज़ प्रभावित होती है। तो इसलिए जब हमने अपना चैनल शुरू किया तो आपसे प्रॉमिस किया था कि वो क्वालिटी वर्क आपको देंगे जो आपको अच्छा लगे, ज़बरदस्ती वाली लड़ाई झगड़े वाली डिबेट नहीं। तो इसलिए हमने बीच बीच में सोचा कि प्योर पॉलिटिक्स को समझने के लिए उसके कुछ शोज़ आपके लिए पेश किए जाएं। तो आज ऐसे ही मेरे खास मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे मित्र भी हैं और आप सब इनको टीवी पर रोज़ सुबह शाम दोपहर किसी न किसी विषय पर अपने विचार रखते हुए देखते होंगे। तो हर्ष जी से आज हमारी देश, दिशा और दशा पे चर्चा होगी। क्या हाल चाल है सर? देश तो बढ़िया ही है, दुनिया हिली हुई है लेकिन देश अपना बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि आपको सोशल मीडिया में बहुत प्यार मिलता है, ज़बरदस्त मीम भी बन जाते हैं, लोग तरह तरह से आपकी प्रशंसा भी करते हैं, कैसा लगता है आपको? दोनों पहलू है। एक तो ये है कि इतने लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो थोड़ा फील गुड फैक्टर है। ये भी अच्छा लगता है कि आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो विमर्श का हिस्सा बनता है, लोग उस पर चर्चा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब कि आपकी कही हुई बात का कुछ वजन है। तो ये सब बड़ा आनंद देता है। लेकिन एक उसका पहलू जो कभी कभी बड़ी पीड़ा देता है, वो पहलू ये है कि जो लोग आपको जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनके मन में कुछ प्रिजुडिस है, कुछ पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है। वो जो सोचते हैं उसके लिहाज से मैं उनके खांचे में थोड़ा कुछ राक्षस, विलेन टाइप भी दिख रहा हूँ। तो एक वर्ग है जो प्रशंसक है, लेकिन जिसको मैं राक्षस या विलेन टाइप दिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे किसी भी तरह से, यानी अगर मैं मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, तो हो सकता है कि उसमें भी इजराइल और फिलिस्तीन की जंग करा दें। मतलब इस तरह से उनको किसी भी तरह से निशाना मारना है। अब उसका एक नुकसान क्या है कि आनंद के इस बीच में पर्सनल लाइफ गायब हो रही है। अब मेरी ये स्थिति नहीं है क्योंकि एक बार तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ही मेरे परिवार की बहुत पुरानी फोटो डालकर और सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर बहुत कुछ टिप्पणियां कर दी। तो यानी आपको जो कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसकी थोड़ी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि पर्सनल लाइफ अब आप पब्लिक नहीं कर सकते, या कहें कि उससे बचना पड़ता है। तो जो अब आप भी तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए उसकी कीमत मान लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे इतर भी हो सकता है। ये जो सोशल मीडिया पे ये जो दौर चला है कि किसी के व्यक्तिगत, परिवार पर आक्षेप, उस पे हमले, सिर्फ और सिर्फ गालियां, अपशब्द, उससे बच के भी ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक पार्ट अगर छोड़ दें तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई ये समय जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी का है। समाज और मीडिया के लोकतांत्रिकरण का समय है। ये संपादकीय मठाधीशी का समय नहीं है। हम बहुत बड़े पत्रकार थे, ये वाला समय नहीं। आपके बराबर खड़ा हुआ है वो, तो आपने जरा सा भी कुछ गड़बड़ की तो फैक्ट चेक भी कर देगा और जाने क्या क्या कर देगा।
तो एक तरह से कहें तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत सचेत रहना पड़ता है, और निश्चित तौर पर ये जो सब कुछ जिसको कहते हैं जो बज आपके इर्द गिर्द क्रिएट होता है तो उसका आनंद भी है। ये भी कहा जाता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं बात करते समय टीवी पे। नहीं, मैं तो प्रयास करता हूँ कि कम रहूँ। नहीं, ये तो दिखता है आप बहुत एग्रेसिव होते हैं। नहीं, मतलब मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि न्यूनतम आक्रामकता हो, लेकिन हाँ कई बार होता है ये अपनी बात रखने के लिए उतना फोर्सफुल होना पड़ता है। शायद आपको जब अपनी बात रखना है और जब लगता है कि सामने वाला उसको बेवजह खारिज करने की कोशिश कर रहा है तो आक्रामक होना पड़ता है। लेकिन निजी तौर पर मैं आक्रामकता से बिल्कुल बचता हूं। पता नहीं इसको लोग मानेंगे कि नहीं, अब आपके शो पर टिप्पणियां आएंगी तो पता चलेगा। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि टीवी में बैठ के लड़ाई झगड़ा किया, बाद में निकल के बाहर कॉफी पीते साथ में होता है? नहीं, एक चीज मैं कहूँ, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि टीवी पर होने वाली बहस का मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक दो वाकये छोड़ दें, एक आध दो बार ऐसा हुआ है कि टीवी की बहस में जो हुआ और वो नेता बाहर निकला, वो प्रवक्ता, तो उससे बाहर भी झगड़ा हो गया। एक दो वाकये ऐसे हुए और वो दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन आम तौर पर कितनी भी तीखी बहस हो, आप उसको यही मान लीजिए कि ये लोग तो सब मिल के रहते हैं तो आप भी मत झगड़ो भैया। कौन कह रहा है? हम तो कह नहीं रहे कि आप झगड़ो। लेकिन हाँ, किसी इशू पर हमारा अपना क्या पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट को तो हम बहुत स्ट्रांगली रखेंगे। हमारे अपने निजी रिश्ते हो सकते हैं, हमारे अपने मित्रवत संबंध हो सकते हैं, लेकिन हम जहां विचार के लिहाज से खड़े हैं वो अगर हम नहीं कह रहे हैं तो फिर हमें टीवी क्यों पूछेगा? या कोई भी डिबेट अगर उसका दूसरा पक्ष हम उस तरह से नहीं कह पा रहे हैं तो हमें पूछेगा क्यों? इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि ये जो दर्शक देख रहे हैं, हमने भी 25 साल 20 साल टीवी में काम किया है। देखने वाले दर्शक को हमेशा लगता है कि ये दोनों धुरंधर लड़ाके हैं और गेस भी कर लेते हैं कि अच्छा ये है तो ऐसा ही बोलेंगे और ये है तो इधर बोलेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है, दर्शकों की समझ के लिए, इसलिए क्योंकि कई इशू पे आप बहुत उद्वेलित हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, और आप किसी अपने ऐसे दोस्त के लिए ऐसे विचार बना लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। टीवी में जो बहस दिखती है वो वैचारिक बहस होती है, ना कि पर्सनल। आप ये कह रहे हैं? नहीं, आमतौर पर वैचारिक होती है, लेकिन नेताओं के लिए या प्रवक्ताओं के लिए कहें तो आज के समय में उनका जो हेड ऑफिस है ना, उनका जो सोशल मीडिया का बॉस है, वो उनके पॉइंट भी नोट कर रहा है। अच्छा, ये समझिए आप इसको। और इसने इस पूरे जो डिबेट वाले एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा पॉइजनस कर दिया है, जहरीला कर दिया है। जो लोग कहते हैं ना कई बार कि अरे ये क्या हो गया, इतना गंदा क्यों बोल दिया, वो उतना गंदा बोल नहीं रहा होता है, वो आदमी भी उतना गंदा नहीं होता। उसको मैंडेट है, उसको प्रेशर है कि यार मैं लौट के जाऊंगा तो हमारे ऑफिस में कहेंगे अच्छा वो प्रवक्ता तो चढ़ गया था, तुम क्यों नहीं चढ़ पाए, तुम 4 अपशब्द क्यों नहीं कह पाए। और दूसरा एक हिस्सा उसका है, टीवी पर कम पढ़े लिखे लोग, कम तैयारी के साथ लोग, तथ्यों को कम समझने वाले लोग, तर्क अच्छे से न रख पाने वाले लोग लड़ते हैं टीवी में। वो सिर्फ गालियां देते हैं, सामने के ऊपर हमलावर होते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेट का टाइम उनके पास जो आया, उनके पास कुछ कहने बताने के लिए नहीं। तो अगर टीवी पर 2 लोग एक साथ बोलते दिख रहे हैं तो उसमें देख के आप पहचान जाएंगे कि किसके पास बोलने के लिए वजह नहीं। ये भी समझना बहुत जरूरी है। बाकी मैं ये मानता हूं, और ये होना भी नहीं चाहिए, डिबेट का मतलब, और हम तो कई बार कहते हैं ना कि हम तो, जब आप हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू तो शास्त्र वाला व्यक्ति है भाई, हम तो शास्त्रार्थ वाले व्यक्ति है। हमारे लिए तो कुछ भी है तो उसको काटेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, हमारे यहाँ तो वो परंपरा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी कार्यालय जो अपना प्रवक्ता भेजती है वो लाइव अप्रेजल करती रहती है। हाँ, ये अच्छा शब्द आपने दिया कि यहाँ अप्रैल से जुलाई नहीं जाना है, उसी समय लाइव अप्रेजल चल रहा है। और हो सकता है कि उसके आधार पर उसको 4 डिबेट कम मिले, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं ना कि पहले क्या था कि टीवी की डिबेट में प्रवक्ता को चैनल बुलाते थे। अब टीवी की डिबेट में प्रवक्ता को चैनल नहीं बुलाते, टीवी की डिबेट में चैनल पार्टी को बुलाते हैं। पार्टी में बैठा हुआ जो मीडिया इंचार्ज है, जो वहां बैठा हुआ व्यक्ति है, वो किसी को असाइन करेगा कि अच्छा आज तुम इस चैनल पर, तुम इस चैनल पर, तुम इस चैनल पर। तो जितना जो लड़ाका होगा उसकी डिमांड उतनी होगी, वो उतने बड़े चैनल पे जाएगा या बहुत अच्छे से अपनी बात कह दे। दोनों तरह के लोग, बहुत लड़ाके और बहुत अच्छे से अपनी बात आर्टिकुलेट करने वाले लोग, उन दोनों को बुलाते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं भी कहूंगा, जो नीरज जी ने कहा मैं उसको बिल्कुल, जिसको कहें कि आगे ले जाऊंगा, आप अपनी दोस्ती और रिश्ते मत खराब कीजिए, मत खराब कीजिए। मतलब मेरे तो आज तक 1-2 वाकये छोड़ दें तो किसी से रिश्ते खराब नहीं हुए। और मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझसे कितना भी तीखा बहस कीजिए, कितनी भी तीखी लड़ाई कीजिए, हमला कीजिए, लेकिन निजी तौर पर आप अगर वही हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये डिबेट आपको मार रही है,
ये डिबेट आपके ऊपर हावी हो रही है, विचार नहीं हो रहा। हर्ष, ये सवाल मैंने इसलिए रखा शुरू में आपसे मीडिया में क्योंकि आपके बहुत मीम वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। हमने आपने सबने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप, जो फैमिली ग्रुप बने हुए हैं, कॉलेज के ग्रुप बने हुए हैं या दोस्तों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें इतनी भयानक लड़ाई होती है कि लोग ग्रुप छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो शायद टीवी देख के ये सीखते होंगे कि नहीं आज तो यहाँ पे जंग हो ही जानी चाहिए पूरी। गलत है ये। नहीं, इसके आगे का प्रचलन है। हाँ। टीवी की बहस में तर्क नहीं है, तथ्य नहीं, हार गए। अब उसमें से वो वाला हिस्सा निकालेंगे जिसमें हम अपना वाला लिखेंगे, मतलब वो हिस्सा निकालेंगे जिसमें हम बोल रहे हैं और लिखेंगे कि हमने सामने वाले को धो दिया, सामने वाले को पीट दिया, सामने वाले को पटक दिया, और उसी तरह से निकाल के उसको हम वायरल करेंगे। अब एक वर्ग है जो उसको पसंद करता होगा तो वो उसको आगे बढ़ाएगा, दूसरा वर्ग जो उसको नहीं पसंद करता होगा तो वो उसको उल्टा करके आगे बढ़ाएगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वही कंटेंट वायरल हो जाता है। तो वायरल बुखार जितना खतरनाक है उतना ही वायरल कंटेंट भी खतरनाक है, समाज के लिए ज्यादा। जैसे वो व्यक्ति के लिए वायरल बुखार है, वैसे वायरल कंटेंट समाज के लिए भी खतरनाक है। कई व्हाट्सएप ग्रुप जो फैमिली के हैं उनमें तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब आपसे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो लड़ाई का कारण बन रहा है, मनमुटाव हो रहा है, तो भैया ना ही करो। इसका दूसरा पहलू है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आज से हम आपसे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि स्टिल यू आर नॉट मैच्योर। या आई एग्री। अगर आपकी ये स्थिति है, आप एक उम्र तक पहुंच गए हैं और आप दो लोगों के साथ बैठकर चर्चा नहीं कर सकते, कितने भी मतभेद हो भाई। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए लाल रंग अच्छा है, दूसरा वाला का रंग ना हमारे लिए काला रंग अच्छा है, तो हम दोनों के रंग हैं, ये प्रकृति में है दोनों रंग ना। ऐसे ही जो विचार हैं वो पूरी तरह से हैं। हाँ, आपको लगता है कि उस विचार के साथ खड़ा आदमी जो व्यवहार कर रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसको इंगित कीजिए ना, सामने वाला देखेगा तो उसके हिसाब से समझेगा, और अगर आप वो बताने में कामयाब हैं तो ठीक है, तो फिर ठीक है। और फिर तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि तुम हमसे डिबेट मत करो भाई। अगर हमसे डिबेट नहीं करनी है तो डिबेट में आ क्यों रहे हो? दिक्कत यही हो रही है कि लोग टीवी, देखिए हमने टीवी में काम किया, आप अजय, इसका बड़ा रोचक आपको बता दूं कि अभी आजकल क्या है, अब सब कुछ जो बोलता है, ठीक आप कह रहे हैं कि सबके बारे में धारणा तय होती है कि भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी आएंगे तो क्या बोलेंगे सबको पता है, लेकिन कई बार कई मुद्दों पर वो राय अलग हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि मैं जैसे सोचता हूं उसमें आज की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसकी नीतियां 80%, 90%, 70% एक हों, लेकिन जो अलग होगी उस पर मैं बोलूंगा, तो वो वाला हिस्सा वो नहीं करेगा, उसको वो उठाएगा, कहेगा देखो ये निष्पक्ष होने के लिए ही बोल रहा है। मतलब ये पूर्वाग्रह दुराग्रह। अभी 2-3 दिन पहले की बात है ना, आपने लिखा था कि ये दिल्ली में जो गाड़ियों वाला, बिल्कुल 15 साल हो, उसमें आपने लिखा कि इस फैसले पर बदलना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो उस पर मैंने भी थोड़ा सटायरी मोड में 4-5 पॉइंट लिख दिए, लोग एकदम टूट पड़े, आज तो आपने हर्षवर्धन को निपटा दिया। बिल्कुल। तो ये चर्चा में इसीलिए यहाँ लेके आया। मतलब इसको यूं भी समझिए ना कि एक तो लोगों के खांचे हैं, दूसरा लोगों के लिए आपने खांचा तैयार कर रखा, बना दिया है। यानी कि आज एक व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो दोबारा वो इससे हट नहीं सकता है। हाँ, ये जड़ता की ओर समाज को ले जाता है। अब इसी से अगला सवाल बढ़ता है, जो थोड़ा इससे डीपर चलते हैं अभी। तो क्या आपको ऐसा दिखता है, लगता है, महसूस कर रहे हैं आप कि पूरा मीडिया, पत्रकार भी उसमें, बुद्धिजीवी भी उसमें, प्रोफेसर भी उसमें, जो पब्लिक व्यू रखते हैं, वो पूरा 2 हिस्सों में बटा हुआ है इस समय, एक राइट एक लिबरल, या एक राइट एक लेफ्ट, अलग अलग लोग तरह तरह के नाम देते हैं। क्या ये हुआ है? इस वाली शब्दावली पर मेरा बड़ा घोर ऐतराज है। मैंने नाम ही नहीं लिया इसीलिए। और मैं जो है मतलब मैं चूंकि गूगल न्यूज इनिशिएटिव का जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है, तो मैं फैक्ट चेकर भी हूँ, हालांकि मैंने कभी फैक्ट चेकिंग की नहीं, तो इसलिए मैं वो कहता नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा काम लगता है। तो उस कार्यशाला में बड़ा एक रोचक था, और मैं, ठीक है सबके अपने विचार होंगे, तो सैयद नजाकत को लेकर भी सबके विचार होंगे, लेकिन वो मुझे आदमी बड़ा सही लगा, और ठीक है उनको भी लोग लिबरल और लेफ्ट की तरफ ही मानते हैं, लेकिन हमें वो बड़ा ठीक आदमी लगा। तो मैंने उस वर्कशॉप में कई शब्द उन्होंने ऐसे, जिसको कहते हैं ना, फ्लोट किए। तो आपके मन में क्या आता है? तो मैंने कहा लिबरल को लेकर मेरे मन में प्रेजुडिस है कि लिबरल से कट्टर धरती पर कोई होता ही नहीं। जो कहता है मैं बहुत लिबरल हूं, आप ध्यान से देखिए, कट्टर से कट्टर आदमी भी थोड़ी देर आप उसको समझाइए तो मान जाता है। मतलब कट्टर से कट्टर आदमी जो कहेगा ना हम इसको लेकर बड़े अड़ियल हैं, लेकिन जो लिबरल है उसको आप समझाइए, सारी बात समझ लेगा, कहे कि पंचों की राय सर माथे, लेकिन परनाला तो यहीं गिरेगा। ये लिबरल होता है। तो लिबरल कहना बंद कीजिए,
ये लिबरल दरअसल सबसे कट्टर प्रजाति है। क्या नाम दिया जाए उनको? नहीं, अब जो भी कहें, मतलब मैं किसी को नाम नहीं देता हूं, लेकिन लिबरल जैसी कोई चीज है नहीं। लिबरल मतलब क्या हुआ? लिबरल, हाँ, अब उस पे आते हैं। वो एकदम सत्य है। 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 2 हिस्सों में बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है, और उसकी बड़ी वजह ये रही कि एक समय तक एक वाला हिस्सा, जिसको आप राष्ट्रवादी कहते हैं, जिस तरह से भी उसको चिन्हित करें आप, वो वर्ग एक समय तक बहुत हाशिए पर था, किनारे था। हर कोई उसको कुछ नहीं तो कह दो संघी है, तो कुछ अच्छी बात भी बोल रहा होगा तो चुपा जाएगा, कुछ नहीं है तो उसको संघी बोल दो। उस वर्ग को लगता है कि हाँ, एक सत्ता आई है जो हमारे विचार के लिहाज से है, तो उसको थोड़ा लगता है कि हाँ। पहले वाले वर्ग को लगता है कि नहीं, ये तो एक टाइम बाउंड फिनोमिना है। उनको लगता था 5 साल का है, फिर लगा 10 साल का है, अब लगता है ठीक है, अब तो जाने वाला 15 से ज्यादा कहां रहेगा। वो सत्ता से सब कुछ जोड़ कर देख रहे हैं। ये जो सत्ता के आधार पर आज और सत्ता के आधार पर पहले वाले, उनके बीच की भिड़ंत है, और आप एक तरह से कहें कई बार बाउंड हो जाते हैं। इसको कहते हैं ना कि आपके पास रास्ता नहीं बचता है, वहां आपको धकेल के खड़ा कर दिया जाता है कि कई बार आपको लगता है कि इस विषय पर हम थोड़ा और आर्टिकुलेट हो सकते थे, बेहतर हो सकते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिखता है कि नहीं, आप जैसे ही वो कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत सामने वाले ने आपको इतना पीछे धकेल दिया, तो आपको लगता है नहीं, वो बात तो कहनी पड़ी। तो वो एक तरह से कहे ना कि विपरीत ध्रुव पर खड़ा हुआ, वो स्वर सबसे तेज सुनाई देता है, तार्किक स्वर कम। क्या सत्ता का सुख इसका कारण है? देखिए, मैं पहले भी कहता था, फिर कह रहा हूं, भारत में आज भी 90-95% से अधिक पत्रकार ईमानदार हैं। अब चूंकि आज तो प्रचलन हो गया है, कोई भी किसी को मुंह उठा के बोल दे कि ये दलाल है, ये दलाल है, कोई कांग्रेस का दलाल हो जाए, कोई भाजपा, कोई सपा का। अच्छा, मतलब आप सोचिए कितना मानसिक दिवालियापन है कि जो प्रवक्ता आए हैं पार्टी के, वो भी पत्रकारों को दलाल बोलते हैं। अरे खुलेआम, मतलब ये प्रचलन है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, 90-95% पत्रकार किसी की चाय तक नहीं पी रहा है। होंगे 2-4% लोग, कुछ टॉप लोग जो डील कराते होंगे, कुछ लोग, तो वो किस समय नहीं थे, बस आपको वो दिखता कम था, आपके सामने वो कम आता था। इसका नुकसान क्या हुआ कि आपने पूरे मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं, जो सत्ता में बरसों बरस लाभान्वित होते रहे, उन्होंने आज मीडिया को डिस्क्रेडिट किया है। वरना आप सोच के देखिए, उस वक्त कौन सा मीडिया चलता था भाई, कौन सा मीडिया चलता था, सोच के बताइए। नाग नागिन, भूत प्रेत, स्वर्ग की सीढ़ी, बिना ड्राइवर की कार, मतलब मैं करता चला जाऊं ना तो घंटों का आपका ये पॉडकास्ट हो जाएगा, बातचीत खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी के इश्यूज पर उन्होंने कभी बात ही नहीं किया। और वो क्या थे, वो टीआरपी मास्टर्स थे। टीआरपी मास्टर्स थे, वो कहे जाते थे ये टीआरपी मास्टर्स हैं, यहां जाएंगे तो। अच्छा, इतने मतलब गजब के लोग थे वो, पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता छोड़ सब बेईमानी करते थे। अब आज वो क्या कह रहे हैं कि आज बड़ा कम्युनल हो गया है। बात तो सही है, कई बार ये लगता है कि हिंदू मुसलमान की डिबेट बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन शायद मीडिया भी थोड़ा आलसी हो गया है। संपादक पहले मठाधीश था, और आज उनको लगता है कि कॉस्ट कटिंग, दूसरी चीजें, तो रिपोर्टिंग वाला हिस्सा घट गया है। और फिर जब उनको दिखता है कि भाई लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल एक वर्ग है जो सत्ता का लाभ लेके खूब फला फूला, तो चलो कुछ दिन हम भी कर लेते हैं। तो ये भी एक वजह है। लेकिन हाँ, बहुत क्लियर कट डिवीजन है, या इधर या उधर। आपके पास भला आदमी बनने की गुंजाइश नहीं, भला आदमी नहीं बन सकता, भला आदमी बनने की गुंजाइश नहीं। तर्क भी आपको देना है तो ज्यादा देर तक तर्कशील होंगे ना। इसमें देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी का एक विचार है, वो होना भी चाहिए। आप उस विचार को अपने मजबूती के साथ रखें, तर्कों के साथ रखें। दिक्कत भी नहीं कहूँगा मैं, परसेप्शन ऐसा परसीव्ड लोग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे नाम हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि सब अपने ही सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, तो नाम लेना अच्छा नहीं है। करंट गवर्नमेंट की बुराई के ऊपर उन्होंने 1000 लेख लिखे होंगे और 10,000 डिबेट करी होंगी। क्या इस सरकार ने सब गलत किया? नहीं। इससे पहले नेहरू जी ने सब गलत किया है, उस पर भी 10,000 लेख और 10,000 डिबेट हो चुकी। क्या उन्होंने सब गलत किया? यहाँ पे दिक्कत खड़ी होती है कि अब चूंकि हम लोग उतने पुराने ज़माने के पत्रकारों को जानते भी नहीं है, पता नहीं बेचारे इस समय दुनिया में कहाँ होंगे वो। लेकिन आज की तारीख में मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ जो मैंने शुरू में कहा था कि देख के समझ में आता है जैसे ये बोलेंगे क्या, दर्शक को पता है कि ये क्या बोलने वाले हैं। देखिए, मैं तो इस पे ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं एक तो ये कि चूंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी आप आइडियोलॉजी पे, उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका रहन सहन, पहनावा था, उस पर आप बात कर सकते हैं।
लेकिन ये तो सच है कि देश जिस अवस्था में मिला था उस पर उन्होंने बहुत काम किया। ठीक है, अब इस पे बहस हो सकती है। जैसे एक चीज मुझे हमेशा चुभती है कि अगर वो कुछ ना करते, देश की संपर्क भाषा हिंदी उसी वक्त कर देते तो उस वक्त कोई विवाद नहीं था। उस वक्त आपको उस तरह से विवाद नहीं था, सब आप चाहते तो ठीक है, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती। दूसरा, मुझे उनको क्या लगता है कि चूंकि मुसलमान कट के देश से गए थे तो उनके मन में हमेशा अपराध बोध रहा कि मुझको मुसलमानों को यह एहसास दिलाना है कि नहीं नहीं तुम भी इसी देश के हो। अरे भाई, ये क्यों दिलाने की जरूरत है? और मैं बार बार कहता हूं, मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। जैसे हिंदू वैसे मुसलमान। देखिए, भाषा का विवाद खत्म कराइए, इस देश में नेताओं के पास बात करने के लिए मुद्दे कम हो जाएंगे। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान इसीलिए होता है क्योंकि आपने उसको एहसास करा दिया कि तुम माइनॉरिटी हो। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को अगर आप माइनॉरिटी कहेंगे तो ये होगा। ये दोनों बातें जरूरी। हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने हिस्से में बहुत कुछ किया, लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी ना, परिवार में क्यों चला गया सब? कब आप बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की? जब कुछ नहीं बचता तो कहते हैं चलो लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी बात कर ले। कब आप बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव पे? जब किसी भी तरह से मनमोहन सिंह का कोई बचाव नहीं होता तो कहते हैं अच्छा चलो उनकी बात कर लेते हैं। ये ठीक है क्या? ठीक है, वो जो लेख लिख रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो तो बेईमानी कर ही रहे हैं। लेकिन अगर एक सही आकलन हो, कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्क्रूटिनी के परे चला जाए डेमोक्रेसी में? प्रथम प्रधानमंत्री हो, द्वितीय प्रधानमंत्री हो, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। अब एक उदाहरण बताता हूं, आपने अच्छा ये किया जहां आप लेके आए, मैं मतलब उदाहरण के साथ बताता हूं देश को ध्यान में। सबसे बड़ा आंदोलन क्या चला था? एक सीए वाला, नागरिकता वाला। तो उसको मैं छोड़ देता हूं, फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तो अभी छोड़ ही देते हैं, अभी तो कोई लड़ने के लिए भी नहीं सामने। कृषि कानून, जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहा हो, अपनी उपज की कीमत नहीं तय करता हो, इस शर्ट में बटन लगी है तो इसकी भी कीमत वही तय करता है जो बनाता है। किसान अपना खून पसीना बहा दे लेकिन वो अपनी उपज की कीमत तय नहीं करता, वो सरकार तय करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा का पूरा धंधा था, धंधा है और पता नहीं कब तक रहेगा। इस सरकार ने भी कितनी कामयाबी हासिल की वो देखना होगा। लेकिन हर कृषि मंत्री ने कहा उपज के लिए रास्ते खोलो, वहां खेत पर उसको सौदा करने की ताकत दे दो, मंडी स्ट्रांग कर दो, जहां ले जाना चाहे वहां ले जाओ। इस सरकार ने साहस किया ना। नरेंद्र मोदी से पहले कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने हिम्मत करके कहा हो कि किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे? किसी का हिम्मत थी किसी की? और कमाल देखिए, जिन पत्रकारों ने उस वक्त नौकरी में रहते हुए पंजाब की मंडियों से बड़ी बड़ी रिपोर्ट की, वो बेईमान निकल गए। वो सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर अपने घर में बैठ के, अपने स्टूडियो में बैठ के बता रहे थे कि कितना नुकसान होने वाला है, सब गवर्नमेंट बिक गई है, सब अडानी अंबानी को भेज देंगे, खेती में भी अडानी अंबानी को सब भेज देंगे। ठीक है, उनका भी काम होगा, बड़े बिजनेसमैन है तो करेंगे ही करेंगे, करना ही चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग घूम घूम कर मंडी में बताते थे कि बिचौलिए, आढ़तिए, दलाल, उनका सिस्टम टूटेगा, यूपीए की सरकार ये करने जा रही, वो कितने बेईमान है। अब उन पत्रकारों का नाम मैंने लिया। अब यहां आप सोचिए, कृषि कानून आया तो सबने कहा बहुत बढ़िया है, हमने भी कहा बहुत बढ़िया है। पीवी नरसिम्हा राव के इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बाद ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, करना चाहिए था। जो ताकत आपने इंडस्ट्री को दी थी वो आप खेती के क्षेत्र में दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या? मोदी जी अचानक आए, मेरी तपस्या में कमी रह गई, वापस ले लिया। दबाव में आ गए, दबाव में आ गए, दबाव में आ गए। वो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको जो भी हुआ हो वो उनका अपना मसला है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है कृषि कानून, वही सब पलट गए, कहे मोदी जी ने जो वापस लिया कृषि कानून ये मास्टर स्ट्रोक। तो एक बेईमान वो थे जो यूपीए के शासनकाल में बता रहे थे कि भैया ये कृषि कानून आ जाए तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। राहुल जी भी कह रहे थे कि हम एकदम मंडियों को अधिकार दे देंगे, उपज की कीमत तय करने का अधिकार दे देंगे। उसके बाद वो पलट गए। और दूसरे बेईमान ये जो कह रहे थे कृषि कानून मास्टर स्ट्रोक है, जब वापस लिए तब मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन नीरज जी, कृषि कानून जब आया तो मैंने उस पर बहुत लेख भी लिखे, बात भी की। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन ये हटा था मैंने सभी टीवी चैनलों पर कहा ये मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल का काला दिन है। अगर आप इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाता को उसकी उपज तय करने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोगों की गुंडागर्दी, कुछ लोगों का दबाव, गुंडागर्दी, दबाव, तनाव पैदा करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं,
उनके दबाव में आने का मतलब है कि जो लार्जर ऑडियंस है, जिसको हम कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उस हिस्से का एक तरह से कहें कि उसको कमतर करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। तो डेमोक्रेसी भी कमजोर होती है ऐसी चीजों। प्रदर्शन का अधिकार सबको है। ये तो ये जो आपने कहा ना दोनों सही। कोने, तो ये मुझे संदर्भ के साथ बताना जरूरी है। नहीं, दोनों कोने हैं, और ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपने आगे सरनेम नहीं लगाते लेकिन जातिवाद की वकालत करते हैं कि जाति व्यवस्था सच्चाई है, उसकी गणना होनी चाहिए। तो जर्नलिस्ट का तो काम है अपना पॉइंट इस समय प्रूव करना। कृषि कानून का वो समर्थन भी करते थे कि नहीं, थ्योरेटिकली बहुत सही है, लेकिन टीवी डिबेट में विरोध करते थे। रोचक तो ये होता था, कहते थे कृषि कानून सही है, लेकिन मोदी जी को इसे वापस ले लेना चाहिए। भाई क्यों? ये समझ में नहीं आता क्यों। भाई एक ही चीज होगी ना, या तो ये सही है या तो गलत है। अच्छा, उसमें फिर वो ये भी कोशिश करते थे कि देखो मैं कृषि कानून को तो सही कह रहा हूं, यानी मैं रेशनल हो गया थोड़ा सा, लेकिन वापस ले लो भाई ना, पब्लिक प्रेशर है। अब सारा पब्लिक सिंघू बॉर्डर तक ही है। भारत की 142 करोड़ की जनता, देश के 37 कितने राज्यों के शासित प्रदेश, 37-38 हो गए अब तो सब मिलाकर उसमें 1-2 राज्य के लोग तय करेंगे कि देश की नीति क्या हो। और उसमें भी वो राज्य जहां पानी स्तर नीचे चला गया, जहां बिल्कुल जिसको कहते हैं कि स्थिति ऐसी है कि कनाडा के दूतावास के सामने लाइन लगाए खड़े हुए हैं, यहां की किसी तरह वीजा दे दो। तो आप किसी राज्य को, और वो राज्य जो औद्योगिक क्रांति में आगे था, वो पंजाब जो देश को दिशा दिखाता था, बर्बाद करके छोड़ दिया इस बेईमानी। इस बेईमानी पर तो सवाल उठाना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, आप किसी भी खांचे में डाल दीजिए, लेकिन वो तो कहा जाना चाहिए। इसमें 2-3 जो मैंने कहा ना कि फैसले हैं जिस पर मुझे आपकी राय चाहिए। एक, देखिए, सबसे पहले जब सरकार आई थी तो आते उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म का वापस कर दिया था। दूसरा ये बड़ा है जो कृषि कानून वाला है। तीसरा एक यूटर्न या नहीं, दबाव कहा जा सकता है कि जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। पहले आपने मना किया, देखिए ये ऑफिशियल स्टैंड बहुत लोगों का था, विद इन पार्टी बहुत सारे, गोपीनाथ मुंडे से तमाम लोग कहते थे, लेकिन सरकार ने कभी खुल के नहीं कहा। लेकिन एक दिन अचानक कैबिनेट ने डिसीजन किया। क्या कुछ कुछ मुद्दों पे सरकार अपने आप को करेक्शन मोड में लाती है या प्रेशर में लाती है? देखिए, एक तो लोकतंत्र में किसी भी सरकार को करेक्ट होने के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार करेक्ट ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी जब बनाई जाती है तो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत होती है। लेकिन जब पब्लिक का बड़ा हिस्सा कह रहा है कि वो गलत है, तो आपको कई बार सोचना पड़ता है। दूसरा, पब्लिक का छोटा हिस्सा अगर ये क्रिएट करने में कामयाब हो जाए, उसको जहरीला बनाने में कामयाब हो जाए, तो भी सरकार, अगर समझदार सरकार है, तो उसको करेक्शन मोड में जाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए लैंड रिफॉर्म जो आप कह रहे हैं कि वो वापस लिया, कृषि कानून वापस लिया। आप भी जानते हैं, और जिसको नहीं पता है मैं उसको बहुत तथ्यों के साथ बता रहा हूं। कृषि कानून के लगभग सारे नियम कानून मोदी सरकार लागू कर रही है हर क्षेत्र में। चाहे आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ किसान की डील का मसला हो, चाहे आपका जो ई नैम के जरिए मंडियों को जोड़कर कहीं का माल कहीं बेचने का काम हो, चाहे आपका 2 राज्यों के बीच में कमोडिटी ले जाने में जितनी राहत देने का काम हो, जो एक बीच में टोल जैसा सिस्टम हुआ करता था, मंडी वाले सब करते थे, वो धीरे धीरे खत्म करना हो, तो नरेंद्र मोदी को ये पता है ये काम तो वो करेंगे दूसरे तरीके से। क्यों? क्योंकि कहीं समाज में विद्रोह न हो जाए। सचमुच बड़ी खराब स्थिति हो गई थी, मारामारी की स्थिति हो गई थी। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार अब दूसरे रास्ते से वही काम कर रही है, वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, एक बात मुझे नरेंद्र मोदी इस मामले में बड़े ठीक लगते हैं। करेक्शन करना भी है तो वो अगर उनको सही लग रहा है तो उसको लागू तो करते हैं। और करेक्शन क्या करना, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय की बात सब करते हैं और वो फिर बेईमानी शुरू कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी। एक सज्जन को वापस लेना पड़ा था अपना नाम, भूपिंदर सिंह मान को। कांग्रेस के नेता थे, राज्यसभा के सदस्य थे, भारतीय किसान यूनियन उनका अपना बहुत बड़े नेता है। वापस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो पंजाब में थे तो बेचारे उनके ऊपर। सरदार एसएस जोहल जो पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी थे, दुनिया के कई देशों में जिन्होंने एग्रीकल्चर का बजट बनाने में मदद की, वो कह रहे हैं कि मैं तो भीष्म पितामह जैसा महसूस कर रहा हूं, किसके साथ खड़ा हूं। कह रहे कृषि कानून बहुत जरूरी है, पंजाब बचेगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन बेईमानी की। किस लिए? क्योंकि एक कॉकस है, अब वो कॉकस टूट रहा है। अब जब आपने डीबीटी कर दिया, आपको एक छोटा सा बताता हूं। पहले क्या था कि मान लीजिए कि ये एमएसपी वाला हुआ, खरीद हो गई, तो उनका क्या है कि एक दलाल होता था, बिचौलिया होता था,
FCI होता था, किसान होता था। अब क्या है कि वो जो मीडिएटर है ना मंडी वाला, अगर उसने एक हफ्ते में उसको अप्रूव नहीं किया तो अपने आप ही खाते में किसान के पैसा चला जाएगा। पंजाब के लोग इसलिए भी नाराज थे, पंजाब के लोग मतलब पंजाब के वो जो ठेकेदार थे, तो वो लागू होगा। ये जो जाति वाला है, इस पे एक क्वेश्चन रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं अपना व्यू क्यों दूँ। लोग कहते हैं कि अपोजिशन नैरेटिव बनाता है, सत्ताधारी दल नैरेटिव नहीं बना पाता। अब राहुल गांधी ने जाति वाले मामले पर पूरे देश में किया कि जाति जनगणना कराइए। पहले सरकार अनिच्छुक थी, नहीं माने, फिर अचानक से उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये क्या माना जाए, दबाव है, ये करेक्शन है, बिहार इलेक्शन है, क्या है? नहीं, बिहार इलेक्शन जैसा नहीं है, लेकिन बिना किसी संकोच के मैं कहूँगा राहुल गांधी का दबाव है। इसको मानिए आप, भाजपा के लोग भले न माने, सरकार के लोग भले न माने, जाति जनगणना राहुल गांधी का दबाव है। तो मतलब एक विक्ट्री उनकी है ये। अब लेकिन इसके आगे का है, खाना बनवा तो ये क्रेडिट तो दो ना। अब मैंने तो दिया ना पहले कि राहुल गांधी का दबाव है, लेकिन अब आगे तो आपने एक शब्द भी इस्तेमाल किया कि नैरेटिव नहीं बना पाता, विपक्ष बनाता है। नैरेटिव के लिए सारी मेहनत करें और नैरेटिव का लाभ अगर दूसरे को मिल जाए तो ऐसा नैरेटिव किस काम का? राहुल गांधी पिछले 20 सालों से यही तो कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से यही कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था वो क्या था? वो तो एक तरह से राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए था ना कि भैया अपराधी के साथ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, आज आप लालू जी के साथ चंपारण मटन बनाना सीख रहे हैं, तो अपराधियों के साथ आप खड़े दिख रहे हैं। और बुरा लगेगा, राष्ट्रीय जनता दल वाले बहुत गाली देंगे अभी, लेकिन लालू प्रसाद यादव भैया कानूनी तौर पर दोषी हैं, हमारा आरोप नहीं है ये। एक होता है आरोपी, ये आरोप नहीं है, उनको सजा मिल चुकी, वो सजा याफ्ता है, इसको समझिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अब आप सत्ता में आने के बाद देखिए वो जितनी बातें कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमने तो देखो करा दिया। अब आपने क्या करा दिया? जाति जनगणना। तो भाई आपके किसी राज्य में जाति जनगणना ठीक से क्यों नहीं आ पाई? कर्नाटक का आज तक क्यों नहीं जाति जनगणना आई? हिमाचल में क्यों नहीं करते हो, क्यों डर लगता है? तो वो तो केंद्र सरकार कराएगी ना, तब ये किसने कहा? तो सर्वे करा सकते। तो कर्नाटक ने कैसे सर्वे करा लिया था? सर्वे और जनगणना फर्क है? कोई फर्क नहीं। जनगणना में आपको उसके साथ दूसरी 4 चीजें जोड़नी होती है। जनगणना में आपको माली हालत, हैसियत सब देखना होता है, लेकिन सर्वे तो करा सकते हैं ना भाई, आपको तो देना है ना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लड़ाना, और क्या है? तो भाजपा क्यों लड़ा रही थी? एक जाति वाला दूसरे जाति के पीछे लड़ता रहे। तो सरकार क्यों मान गई लड़ाने के लिए? सरकार जान रही कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये लड़ा लेंगे। एक बार जाति जनगणना हो जाएगी, सब पटाखा फुस। आप किसी चीज बहुत माहौल बनाए बैठे हो, नहीं हमको ये चाहिए, अरे इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि भाई किसी शादी विवाह में किसी बात पे अड़ जाते हैं, छोटी बात पे होती है, छोटी बात पूरी हो गई, खत्म हो गया, सदी नहीं टूटी। नहीं, कुछ विघ्न संतोषी होते हैं। जाति जनगणना के बाद ये जो विघ्न संतोषी हैं या जो है वो फिर एक नया प्रेशर क्रिएट करेंगे। जाति जनगणना का खाली कराने के लिए थोड़ी करा रहे हैं। अच्छा क्या कर लेंगे आप बताइए? मुझे नहीं पता, आप बताओ। भाई जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आता हो, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है ना प्रधानमंत्री कुर्सी पर? भाजपा में कौन है अभी? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। एक आदमी पिछड़ी जाति से आता है, एक आदमी अल्पसंख्यक है। क्या बीजेपी ओबीसी बहुसंख्यक पार्टी है? ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी है अभी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नैरेटिव कंट्रोल के लिहाज से कहें तो निश्चित तौर पर ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी, जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, आज आप कह सकते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनका वहां वर्चस्व है। बट ये परसेप्शन में नहीं है। परसेप्शन में भी है। अगर परसेप्शन में नहीं होता, अगर परसेप्शन में नहीं होता तो आपको उत्तर प्रदेश के आंकड़े, बिहार के आंकड़े, गुजरात के आंकड़े, मध्य प्रदेश के आंकड़े कैसे दिखते हैं? आंकड़े तो बिल्कुल सही है। उनमें आप देखिए कि उनके शादी कोई मुख्यमंत्री एक आध होंगे जो जैसे योगी जी छत्री में हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है। योगी जी क्षत्रिय है, पुष्कर सिंह धामी क्षत्रिय हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, हेमंत विश्व शर्मा ब्राह्मण है। सुनो तो ऐसा नहीं कि नहीं है। अरे तो 17 राज्यों में सरकार उसमें 4 आदमी, ठीक है, ज्यादातर ओबीसी है, लेकिन परसेप्शन आज भी उनका यही है कि ये अपर कास्ट की पार्टी है। वो मैंने कहा ना कि नैरेटिव्स में ये कहीं ना कहीं लैग करते हैं। देखिए वो परसेप्शन इसीलिए है क्योंकि उसका जो बुनियादी वोट बैंक है वो है, लेकिन अब उसका दूसरा पहलू अगर आप देखें तो किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, संगठन में विधायक, सांसद, वो सब, और उसमें होने में कोई बुराई भी नहीं। लेकिन ये कहना कि इसके आधार पर हम आरक्षण बढ़ाते जाएंगे, इसके आधार पर सब करते जाएंगे, उससे हासिल क्या होने वाला है?
और मैं तो चुनौती देता हूं, जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, अपनी एक फैक्ट्री खोलो, उसमें सिर्फ अपनी जाति के लोगों को रखो, तय करो कि दूसरी जाति वाले डंडा मार भगा देंगे। है हैसियत किसी की? या चलो लालू यादव, मुस्लिम यादव एमओआई समीकरण की बात करते हैं तो कह दें कि ना हमारी पार्टी कोई नेता किसी और जाति को, तब तो कहते हैं सबको लेना है, और जब राजनीति करनी है तो जहरीले नारे, जहरीले भाषण। वो ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी अगर संख्या भारी हो उसको उतना देना है, तो भैया ये बताओ फिर काहे को तुम ब्राह्मण प्रवक्ता सब बना देते हो, टीवी पे तो सब ब्राह्मण प्रवक्ता बैठाते हो, और मनोज झा को काहे भेज दिया? फिर मनोज झा एक काहे भेज दिया भाई? आप तो उसमें किसी और को दे सकते थे। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना। और देखिए, इस देश में परिवारवादी राजनीति का एक चरम था, अभी भी है, गांधी परिवार, लेकिन ये जो क्षेत्रीय जातिवादी पार्टियां उभरी, जनता को ये भी सोचना चाहिए। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नवीन पटनायक तो किसी एक जाति के नेता नहीं हुए, वो तो पार्टी बनी। तो सवाल यह है कि क्या किसी जाति की पार्टी को सरवाइव करना चाहिए? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, आज के समय में जातिवादी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। बट ये समाज की एक सच्चाई है। समाज की सच्चाई जाति है ना, तो क्या कोई एक जाति से काम चल सकता है क्या किसी का? नहीं चल, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर नहीं चल सकता तो एक जाति या एक वर्ग की पार्टी कैसे हो सकती है? इस पर ये डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं ना कि रिफॉर्म मोड में जाएगी, तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये लोगों के मन में है। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी चूंकि, और अगर ये नहीं हुआ होता तो आज आप सोचिए ना, अजय यादव मुहर्रम के जुलूस के दौरान हत्या हो जाती है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक है, लालू जी की पार्टी चुप है, शांत है। मोहन यादव कह रहे हैं कि हमको तो देखिए कहां से उठा के अवसर दे दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि अच्छा यादव क्या उनके में नहीं है, जो यादव शूटर का नाम उमेश यादव आते ही ये बात करने लगे। ब्राह्मण विकास दुबे का घर टूटता है तो अखिलेश यादव उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि वो तो अपराधी था, अच्छा ही हुआ उसका घर तोड़ दिया गया। तो आपकी ये जो बातें हैं ना, लोगों को समझ में आती हैं। सोशल मीडिया पर चूंकि एक बड़ा वर्ग है जिसको एक तो मस्क चाचा ने पे आउट कर दिया है, तो उसने बड़ा बवाल काट रखा है, ये भी समझिए। बहुत से लोग कुछ दिन रात नहीं, जो कोई कहानी, कुछ किस्सा, कुछ झूठाई ऐसे सुनाते रहते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। और चूंकि सबने एक अपना अपना खांचा पकड़ लिया है, तो उसमें वो भी करते हैं। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस सब को, इसमें क्या है हर्ष भाई, जाति समाज की देश की सच्चाई है जाति। हाँ है बिल्कुल है, लेकिन जाति घृणा नहीं है ना। नहीं, देखिए जो भी रही हो उसके लिए कानून बना है। एग्जैक्टली। देखिए आप मुझे बताइए, मैं सवाल करता हूं, जितने लोग बताइए, आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, कायस्थ हैं, ये सवर्ण कही जाने वाली जातियां, हालांकि सवर्ण और पिछड़ा ये बड़ा गंदा सा विश्लेषण है, मैं इससे सहमत नहीं होता। सब भारतीय नागरिक हैं तो ये बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लिया जाति है आपकी, तो पहली बात तो जाति तो थी नहीं, तो वर्ण व्यवस्था वाला देश था। और अभी जो इटावा वाला कथावाचक प्रकरण हुआ, तो मैं कहता हूँ देखो मनुवादी व्यवस्था में सब जा रहे हैं, कह रहे हैं सब कथा सुना सकते हैं, तो यही तो वर्ण हुआ ना, जाति कहाँ है इसमें? अगर आप जाति मानते तो कहते कि सिर्फ ब्राह्मण सुना सकता है, लेकिन चूंकि हम मनुवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वर्ण होना चाहिए। वर्ण मतलब क्या? जो काम जो करोगे वही होगा। अब उसके आगे जरा आप चलिए, जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं तो जरा सोच कर देखिए छोटे छोटे खांचे में, किस समाज में यादव पिछड़ा है, किस समाज में कुर्मी पिछड़ा हुआ है? अब मांगने को तो जाट भी हरियाणा में मांग लेते हैं, गुजरात का पटेल भी मांग लेता है आरक्षण, तो क्या करें? आपने ये बना दिया है, और उसको एक बड़ा वर्ग है, और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि जो इंपोर्टेड आइडियोलॉजी इस देश में काम करती है। नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। देखिए आप आर्थिक आधार पर अगलों को भी है, ये एक वो भी गलत है, वो गलत है ना। अच्छा कि आपने नहीं एक लाइन पहले क्वेश्चन हो जाए, फिर एक लाइन बस बोल दूं तो जिससे कि ये रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। जैसे ही आप कहते हैं कि आर्थिक आधार पर अगड़े, आपने फिर तो वही खराब खेल कर दिया। आप कहिए ना कि आर्थिक आधार पर हम देंगे, चाहे जितना विरोध। मेरा प्रश्न जो है वो राजनीतिक दलों को की ओर सम्मुख है, लेकिन जवाब मैं आपसे ले रहा हूं चूंकि आप विचारक हैं। कोई भी दल इस समय जो भी है, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी दल है, सब अपनी स्ट्रैटेजी इसी के इर्द गिर्द बना रहे हैं, राइट। हम लोगों ने भी एक देखा कि तथ्य भी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी के बहुसंख्यक हो गए हैं, वो बहुत बड़ी तादाद। ओबीसी मंत्रियों को दिखाया तो पार्टीज
इस चीज़ को सेंस कर लेती हैं कि अगर इस इलाके में इस जाति सरनेम के लोग रहते हैं तो वो इमोशनली कनेक्ट हो, कैसे भी कनेक्ट हो, आई डोंट केयर, लेकिन वो उसका लाभ उठाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल इसको तोड़ने में उतने इच्छुक नहीं दिखते जितने हर्षवर्धन त्रिपाठी दिख रहे हैं। नहीं, राजनीतिक दल इच्छुक हो नहीं सकते ना, कठिन काम राजनीतिक दल का काम तो नहीं करना है। राजनीतिक दल को क्या था भाई, विकास का काम करना है। 1947 से लेकर आज तक जाति की राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। काम क्या करना था इस देश में? विकास का काम करना था, नौजवानों के लिए अवसर देना था, बुनियादी ढांचा दुरुस्त करना था, सब ठीक से रहें ये करना था, सुविधा गांव-गांव तक पहुंचे ये करना था, बिजली सड़क पानी देना था। बताइए, तो वो सब छोड़ के बाकी सब किया, बाकी सब काम किया। आसान काम है ना वो। भाई आप मान लीजिए कि एक सांसद अगर वो तय करे कि हम सबके सुख दुख में पहुंचेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक जगह एक जहरीला भाषण देके या उसकी प्रतिक्रिया वाला भाषण देकर काम कर ले तो सबसे आसान है। तो इजी है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, तोड़ लिया जल्दी से। तो जाति दूर करना ये कौन करेगा? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन करता है। शताब्दी वर्ष में है, अभी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक हुई, बस खत्म ही हुई है। क्या उसमें मुद्दा डिस्कस किया? कोई राजनीतिक बात नहीं डिस्कस हुई है। जो भी पत्रकार ये बता रहा है, झूठ बोल रहा है। बड़े, मैं इसीलिए कहता हूँ पत्रकारों को बेईमानी थोड़ा कम करनी चाहिए। वो ऐसे बताते हैं जैसे मोहन जी या दत्ता जी उनको फोन करके बताते हैं, अच्छा सुनो अब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लिया। अरे यार कम बेईमानी करो भाई, तुम्हारी केशव कुंज में एंट्री आज तक नहीं हुई है, तुमको पता नहीं कि कहाँ बैठक होगी, क्या बैठक होगी, कौन लोग होंगे, तुमको ये तक नहीं पता है कि संघ की संरचना के लिहाज से कितने संगठन है, कितने प्रांत हैं, तुमको ये तक नहीं पता है। और तुम करोगे ना हमको तो बता दिया, अब मोदी का ना मामला गड़बड़ा गया है, आज संघ वाले नाराज हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसमें क्या क्या बात की? उन्होंने कहा कि भैया हवा बचाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण ठीक करो, परिवार बचाओ, नदी बचाओ, मंदिर में एक साथ जाओ, एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान हर जाति के लिए करो। अगर हिंदू कहते हो तो हिंदू की तरह व्यवहार करो, ये कह रहे हैं। कह रहे हैं जाति होनी नहीं चाहिए। तो कोई कहता है संघ से जुड़े लोग भी तो जातीय संगठनों में सब में होते हैं। अच्छा वो सब जगह छोड़ दें, अब जाति जहर फैलाते रहें, वो तो इसीलिए है ना। तो ये काम कौन करेगा? समाज के संगठन करेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं जो जातीय आधार पर संगठन बने हुए, भाई अपनी, चलो ठीक है तुम घोर जातिवादी हो तो अपनी जाति का भला करोगे, या इटावा में कथावाचक वाला विवाद हुआ भड़का दोगे, 10 यादव, 10 क्या और ज्यादा 20-25 यादव और 5-6 पंडित जी लोग जेल में। तो अब उनके जो संगठन थे वो यादव पंडितों के पक्षधर हैं या उनके खिलाफ है? वो चंद्रशेखर रावण हमारे शहर में प्रयागराज जाके वो बैठ गया, वहां बगल के गांव में एक जगह झगड़ा हुआ, प्रशासन कह रहा है कि भैया हम उस परिवार को लेकर आना है लेकिन इसको जाना है। इसने ऐलान कर दिया 70-80 बच्चे, जिसमें अधिकांशतः गरीब परिवार के बच्चे होंगे, अनुसूचित जाति से आने वाले बच्चे होंगे, क्या वो बर्बाद हो गए? तो चंद्रशेखर रावण तो बड़ा नेता हो गया, भाषण दे रहा है वो, भाई सांसद है वो, सम्माननीय सांसद हैं वो, हम सबको सम्माननीय कहना पड़ेगा, लेकिन कर्म क्या कर रहे हो? वो वही कर रहे हैं जो सामान्य रीलबाज व्यक्ति करता है कि चलो ठीक है कुछ लोगों को भड़का दो, कुछ कर दो। तो ये भी समझना पड़ेगा ना कि जाति वाला आप, और मैं तो बार बार कहता हूं भाई जातिवादी हो रहे हो तो हो ना, अपनी जाति का सबसे अच्छा व्यक्ति आगे बढ़ाओ, अपनी जाति में पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाओ, अपनी जाति के लोग, अगर तुमको 4 लोगों में सबसे अच्छा तुम्हारी जाति का मिलता है, चलो उसको रख लो ना, उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर जिसको बहुत जाति और आरक्षण सूझता हो, वो तय करे कि हम कोई काम करेंगे उसमें सिर्फ अपनी जाति का आदमी रखेंगे, अगर ऐसा मॉडल कोई करके दिखा दे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मैं कहूंगा भैया ठीक है एकदम, अच्छा मेरे नाम के आगे तो ब्राह्मण लगाया हुआ है, आजकल तो ऐसे भी जो उपनाम है तो ब्राह्मण तो ऐसे भी हर जगह दबा कुचला पिटा, कहीं भी कोई मार देगा पीट देगा, तो उनको तो वैसे भी शांति से रहना है। ऑर्गेनाइजेशन जो चलाए जाते हैं ना, आपको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा, उसमें एक जनरल फार्मूला ये होता है कि 80% बढ़िया काम वाले रखो, संस्था चलेगी, और 20% अपने आदमी रखो जो कुछ ना करें लेकिन हमारा यस सर करें। तो राजनीतिक दल वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्या कि थोड़ा बढ़िया आदमी है उसको ले आओ काम कराओ उससे? नहीं, एकदम ऐसा नहीं, या वो आदमी मिसफिट है पॉलिटिक्स में? नहीं, एकदम ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा होता तो देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म हो गई होती। नौजवानों की हिस्सेदारी बढ़ी है, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, इसके बावजूद चूंकि पारिवारिक तौर पर आने वाले नौजवान ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, उसको ठीक करना है। अब नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि 1 लाख नौजवानों को लाएंगे, नए लोगों को लाएंगे, उस पर अगर वो बढ़ पाए आगे तो बड़ा काम हो। क्या उसमें प्रोग्रेस है? कुछ आइडिया? नहीं, कोशिश वो कर रहे हैं अलग अलग जगह से, जो नीचे से, जिसको भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में कहें तो मंडल,
तो कोशिश की जा रही है कि मंडल और जिले से लोगों को चिन्हित किया जाए। वो काम पहले भी होता था। और आप ध्यान से देखें तो इस देश में या तो भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, कितना भी हो, भाजपा पर भी वो लिस्ट आजकल चलती है कि राजनाथ के बेटे पंकज, वसुंधरा के बेटे, मतलब लंबी लिस्ट है उनके, अनुराग ठाकुर, मतलब चलता है वो। लेकिन उसके बावजूद क्या इनमें से कोई कमांडिंग पोजीशन में है क्या? तेजस्वी वाली, अखिलेश वाली, सुप्रिया सुले वाली, अजीत पवार वाली पोजीशन में कोई है क्या? दूसरा कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्टों का संकट ये हुआ कि वो आयातित विचार के साथ आए, इसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी भी उनका जड़ वहीं है। तो भैया जड़ जहां रहेगा पेड़ वहीं लगेगा। भारत में कम्युनिज्म क्यों खत्म हुआ, कम्युनिस्ट क्यों खत्म हुआ? आइडिया के तौर पर बड़ा अच्छा लगता है भाई, कहा जाता है कि जवानी में जो कम्युनिस्ट न हुआ, बुढ़ापे में जो नेशनलिस्ट न हुआ, बेकार है। उसके पीछे वजह है कि विद्रोही तेवर। तो विद्रोह तो हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद में था, विद्रोह तो हमारे यहाँ आदि शंकर में था, विद्रोह तो हमारे यहाँ हम जिन राम लक्ष्मण को मानते थे, यहाँ कुमड़ बतिया को ना ही लक्ष्मण जी थे। तो हमारे यहाँ तो विद्रोह हिंदू परंपरा का शाश्वत हिस्सा है, लेकिन उसको आपने इंपोर्टेड आइडियोलॉजी से जोड़ा, हमारी जमीन छोड़ दी, नायक तक नहीं रहे, आपको माओ और चे गुवेरा चाहिए। कैसे चलेगा भाई? हमारे यहाँ 39 साल की उम्र में विवेकानंद सब करके चले गए, हमारे आदि शंकर पूरे देश में सब करके चले गए। उसकी बात आप नहीं कर, हमारी संस्कृति की बात नहीं करते हैं, वो असली मुश्किल है, उसको समझना जरूरी। तो चलो आखिरी पड़ाव हम लोग पहुंच रहे हैं। तो मुझे इस सरकार की 15 तो नहीं हुए, कितने 11-12 साल, 11 साल हो गए। 11 साल हुए। 3 आप बहुत काम ऐसे बताइए जिससे आप बहुत प्रभावित हुए। देखिए ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। हाँ, इस सरकार के कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सरकार ने, जो देश को कई बार कहा जाता है ना कि आप कैसे देखते हैं, तो पहली बार इस सरकार ने भारत के मूल की दृष्टि की तरफ देखने की कोशिश की। बहुत कम काम हुआ है अभी, जिसको मैं कल्चरल रेनेसां कहता हूँ, मतलब सांस्कृतिक उत्थान, पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पहचान, अभिव्यक्ति, जिसमें हिंदू आइडेंटिटी के नाम पर किसी को मतलब डर नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं है। वो एक काम किया, वो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि हम लगातार 800,000 साल की गुलामी रही, तो हमारी अपनी पहचान ही खत्म हो गई। सबसे बड़ा काम ये, अगर आप इस नरेंद्र मोदी की सरकार का काम कहें, सबसे बड़ा काम परसेप्शन चेंज किया। दूसरा, जब हम कहते हैं कि भारत की भूमिका क्या हो, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में भारत भी कुछ है, इसको हमने तय कर दिया। आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कहें कि भाई फलाना के साथ आज क्या है, विदेश नीति क्या है, लेकिन आज भारत है। आज भारत अपनी शर्तों पर अपने मंच तैयार करता है, अपने जो शर्तें हैं उसको लागू करता है। दूसरा कोई नहीं भी स्वीकार कर रहा है तो हम उसको लागू करते हैं। तो जैसे वर्ल्ड पावर्स की बात होती है, आप भले कहें कि हम अभी पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं, बहुत, लेकिन वो कर दिया। 2 काम। तीसरा बड़ा काम जो इस देश को समझना बहुत जरूरी था, हम भैया मतलब गरीब गुरबा खेती करेंगे, गांव की इकोनॉमी रहेंगे, हम ये नहीं थे। हम आधुनिक से आधुनिक सुविधाओं वाला देश थे, जिस सोने की चिड़िया कहा जाता है, यानी अच्छी व्यवस्था हो और अच्छा व्यापार हो। व्यापारी व्यापार करना, उद्यम करना, पैसे कमाना ये गलत नहीं है, उसको इस सरकार ने एस्टैब्लिश कर दिया। आप लाख कहते रहें, आज हर व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, बुनियादी ढांचा तैयार किया। तो 3 चीजें, पहला कल्चरल रेनेसां, वर्ल्ड पावर में हमारी स्थिति, और तीसरी चीज कि हमारा देश जब बढ़िया होगा, सब कुछ ठीक होगा, और उसमें समृद्धि को, लक्ष्मी को पूजने वाले देश में लक्ष्मी वाले को सबसे पहले खराब कहा जाता था, इसको ठीक किया। 3 अगर बड़े काम कहें तो ये एक काम मुझे लगता और किया उन्होंने कि मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्कार्ड कर दिया। उसने अपने से किया, ये सब खुद से किया। अरे आप, जब मैं कह तो रहा हूं भाई, आप अपनी कही बात आप दोबारा खुद ही भूल जा रहे हैं, या याद भी है तो मुंह बना बना के गंभीर होकर उसको उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अचानक, खैर नाम लेना उचित नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है नाम ले लेके क्या करना है, लेकिन ये जब आप करते हैं तो आपने खुद को डिस्क्रेडिट किया। मेन स्ट्रीम मीडिया जैसी कोई चीज क्या लोकतंत्र में होनी चाहिए? ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है भाई? आप कहते हैं कि एक समय में रेडियो मेन स्ट्रीम था, कुछ नहीं था, वही ट्रांजिस्टर लगाए घूम रहे हैं, फिर अखबार पहुंचने लगा, वहां तक पहुंच गए, फिर नेट आ गया, वहां तक पहुंच गए। लेकिन मेरा ये मानना है, मीडिया का मतलब यही है कि जो चीजों को पहुंचाने का माध्यम हो।
इसीलिए हमारे संविधान ने पत्रकारों को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है, कोई विशेषाधिकार नहीं। भले चौथा खंभा हो। चौथा खंभा आप अघोषित कहते हैं ना, क्योंकि हम तीनों पर सवाल कर, हमारे पास पावर कोई नहीं है, बट वी कैन क्वेश्चन एवरीथिंग। तो ये छोटी चीज नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार। एक इसमें मेरा ये प्रश्न ही है कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने अपने एक, अब तो मतलब कह सकते हो 50-60 साल 70 साल से, या आप 30-40 साल से तो मान ही सकते हो कि बहुत मैच्योर मीडिया टेक्नोलॉजी के तौर पे हो गई थी, उसने अपनी एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई। आपने सुना कि कोई अखबार फलाने जी को कोट करके ये लिख दे कि हमने ये खबर देखी? नहीं, 10 बार रीचेक होता है। देखिए, उसमें थोड़ा सा मेरा मानना है कि हम कभी उस तरह से थे भी नहीं। ये तो तब होता है ना जब आप इकोनॉमिकली इतने साउंड हो, डिफेंस के तौर पर इतने साउंड हो, तब ना आपकी ये चीजें चलती हैं। आज के समय से जो आधुनिक विश्व है उसमें पश्चिम के देश आगे निकले तो निकले। अगर हम उस तरह से ताकतवर होंगे तो मीडिया भी हमारा ताकतवर हो जाएगा। भाई जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ नहीं तो कार कंपनियों के नाम देख लीजिए। जिस देश के उन्नयन का काल होगा उस देश की कार कंपनियां बड़ी होंगी। फ्रिज बनाने वाली कंपनी का नाम देख लीजिए, जो स्पीकर बनाने वाली कंपनी, यानी आधुनिक तकनीक के लिहाज से जो भी जिस देश की बड़ी कंपनियां, वो उस देश उस कालखंड में आगे। हमारे यहाँ तो व्यापार का मतलब अरे बेईमान है, चोर है, एक टाटा बिरला हो गया, बहुत है, अडानी अंबानी, इसके आगे कुछ नहीं। तो आज आपको देश भर में चारों तरफ ये दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव का वक्त है। तो जब उसमें होगा तो शायद हम उस भूमिका में आएंगे। और देखिए, मीडिया मतलब हम उसी का हिस्सा हैं, एब्सोल्युटली। लेकिन ये तो सच है ना कि मीडिया, जिसको इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं उसको प्रोपेगेंडिस्ट के तौर पर ही तो देखा जाता है। बीबीसी किस किस हित के लिए कब क्या करता है, CNN किस किस हित के लिए क्या करता है, अल जजीरा तो घोषित तौर पर कहता है कि हम इनके प्रोपेगेंडा काटने के लिए अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो वो जो भी ताकतवर होता है तो बनाता है। ओके, मीडिया में हमने इससे ज़्यादा चर्चा भी आपसे इसलिए की क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय लोगों के मीडिया को लेकर के बैशिंग शुरू हो जाती है, पत्रकारों को लेकर शुरू हो जाती है। तो एक क्लैरिटी लोगों को चाहिए थी, और आप चूँकि दोनों साइड से हैं, मतलब मीडिया में रहते हुए अब आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी था। तो आई होप कि हम लोगों ने काफ़ी क्लैरिटी अच्छा, एक लाइन में बोल देता कुछ चीज़ों रखी। अगर ये सुंदर समय नहीं होता मीडिया के लिहाज से, तो हम आप ऐसे बैठ के बात कर पाते? कौन सा चैनल हमको आपको ऐसे बात करने देता? नहीं देता। किस अखबार में बात करने का अवसर मिलता? कौन सा मीडिया हाउस आपको अवसर देता? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र है ये। हाँ, थोड़ी सी गंदगी है, थोड़ा सा अपशब्द है, गाली गलौज है, निजी हमले हैं, उसको हटा दें तो ये बड़ा सुंदर समय है ना भाई, सबके पास अवसर है। और देखिए, हम लोग न्यूज़ में रहते हैं इसलिए समझते हैं, उस सोशल मीडिया में न्यूज़ की वजह से, उस सब की वजह से 5% है उस गंदगी ने, सब ऊपर जो गंदगी भरी रहती है ना, उसकी रीच बहुत है ना, वही रीच है, वही दिखता है। लेकिन सच बात यह है कि इस मीडिया ने, इस नए वाले मीडिया ने, जिसको मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी, उसने इस देश में अपार अवसर पैदा कर दिए। लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी का कर रहे हैं, उनको स्वतंत्र कर दिया, उनको मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इससे सुंदर समय क्या होगा? हाँ, जब राजनीति उसमें घुस जाती है तो फिर वही सब शुरू हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा दिन भी आएगा, शायद उससे हम बचेंगे। ये दौर होता है, हर दौर में मंथन चलता रहता है, चीज़ें अपने आप इस्टेब्लिश होती, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन मज़ा आया आपसे बातचीत करके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर्षवर्धन के बारे में लोग कहते रहते, मैंने पूछ लिए। लोगों की संकेत रहा कि इनसे कोई सवाल नहीं पूछता, तो मैंने पूछ लिए कि अभी जो है, अब ये जब प्रसारित होगा, ग्रोक से किसी ने मेरे बारे में पूछा, हाँ, तो उसने लिख दिया है समाचार का शेर। हाँ, तो मैंने कहा कि अब आपने लिख दिया है ग्रोक जी, अब तो और सब मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, शेर हो दहाड़ो सब भाग जाएंगे, तो बस यही फॉर्मूला है। चलो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। ग्रोक से आपने बात की तो बहुत मज़ेदार है। लोग लिखते हैं कि ग्रोक बताओ ये वाली खबर क्या हो, खुद ना समझ रहा तो किसी से पूछ के बता देना। मतलब ग्रोक को भी बेचारे को। ठीक बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए, बातचीत देखने के लिए। अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी सवाल आपके थे हर्षवर्धन से वो मैंने पूछ लिए। पहला सवाल ही मैंने पूछा था कि आप बहुत प्रचलित हैं सोशल मीडिया में। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने कमेंट दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।